इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। क्योंकि नागर की तरफ से तीसरी वार्निंग गोली की सूरत में आने का कभी इम्कान था। मैं फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए होटल में तुम्हारे पास आया था तो तुम्हारे चेहरे से हरामीपन झलक रहा था। हम दोनों को गैर मुसल्ला कर देने के बाद नागर कदरे पुरसुकून हो गया। वो दरवाजा छोड़कर दफ्तर में आ चुका था और अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके कह रहा था, मैंने अंकल को बता दिया था कि तुम खतरनाक आदमी नजर आते हो, तुम पर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अंकल मुझसे ज्यादा अपने मुखबरों पर एतमाद करता है। तुमको यहां देखकर उसे अपने गलत फैसले पर दुख होगा। इस वक्त मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था। हम इमारत में दाखिल हुए तो इसका सदर दरवाजा मुकफ्फिल था, जिसका मतलब था कि हमारे पहुंचने से पहले कोई खुफिया तौर पर अंदर नहीं आया था। हमारे आ जाने के बाद परवेज और अब्दुल्ला बाहर चौकस थे। उन्हें जुल देकर नागर क्या कोई 30 मार खां भी अंदर नहीं आ सकता था। फिर पता नहीं वो खबीस किसी बदरूह की तरह अचानक कहां से टपक पड़ा था। इस वक्त हम दोनों उसके रहमो करम पर रह गए थे। उसे ज़ेर करने के लिए उसकी ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत का सही तरीन अंदाज़ा लगाना ज़रूरी था। उसकी किसी कमज़ोरी से खेल कर हम अपनी निजात की कोई राह निकाल सकते थे, वरना हमारा खेल ख़त्म हो चुका था। आखिरी मरहले की इस नाकामी के बाद कैदोबंद की बदतरीन सोबतें मुझे अपना मुकद्दर बनती नजर आ रही थी। ये इम्कान बहुत रोशन था कि एक बार मैं रावालों के चुंगल में फंस जाता तो फिर मजर खान वाला बहरूप ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकता था। रावालों को इस वक्त तक मैंने धोखे में रखा हुआ था। मेरी सफरी दस्तावेजात के पसे पर्दा हकायक और मेरी मोहतात व कामयाब अदाकारी के बायस रावाले मुझे मजर खान समझते चले आ रहे थे। उन्होंने किसी मरहले पर मेरे इस दावे पर शुबा नहीं किया था, लेकिन नरेश शर्मा के दफ्तर में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद मेरे हर दावे की धज्जियां उड़ जाती। राइक ठोस, सख्त कोश और ताकतवर तंजीम थी। मुझ पर शुबा होते ही इनके सारे वसाइल मुतहर्रक हो जाते। मेरी सख्त जानी के मुकाबले में इनके तमाम तर तशद्दुद की नाकामी के बावजूद मेरी असलियत इनसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। रावाले चंद दिनों में हर बात का खोज निकाल लेते। इनके लिए यह बात काबिल इफ्तिखार होती कि इन्होंने हर एजेंसी को तिगनी का नाच नचाने वाले डैनी को बहुत आसानी से एक चूहेदान में फांस कर पकड़ लिया है। वो रावालों की कोई इज्तिमाई कारकर्दगी न होती। मैंने इस तंजीम में रीना अजीत राय से लेकर अनिल बिस्वास तक को कामयाबी से अपनी जात के फरेब में मुब्तला रखा था। इन कड़ियों में बस नागर वाली कड़ी कमजोर रह गई थी। मैंने उसके रद्दमल और मुशाहिदों को जरूरी अहमियत नहीं दी थी और वही मेरे रास्ते की दीवार बनकर सामने आ गया था। मैं इसे जुल देकर निकल जाने में कामयाब हो जाता तो वो मेरी खुशनसीबी होती। अगर इसकी कामयाबी के नतीजे में मारा या कैद कर लिया जाता तो इस कारनामे का सेहरा सिर्फ और सिर्फ नागर के सर होता। इस वक्त नागर कामयाबी के इस एहसास से खासा मगलूब था। नागर की अचानक मुदाखलत की वजह से मैं खुद को अचानक एक बंदगली के सिरे पर पा रहा था। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। मुख्तलिफ और मुतजाद ख्यालात की आंधियां चल रही थी, लेकिन मेरी निगाहें एक पल के लिए भी अपने मक्कार और सफाक हरीफ के चेहरे से नहीं हटी थी। तुम शाम को मेरे साथ यहां से चले गए थे, फिर इस वक्त मुकफ्फिल इमारत में कैसे मौजूद हो? मैंने मरऊब होने वाले अंदाज में पूछा। मैंने तुमको बताया था कि मैं दुश्मन पर रहम खाना नहीं जानता। इस गलत फहमी में न रहना कि मैं अंकल का पिए या कोई मामूली क्लर्क हूं। मेरा ताल्लुक ब्लैक कैट्स की फार्मेशन से है। हम सब स्याह बिल्ले कहलाते हैं जो खूंखार और खून आशाम होते हैं। हम जैसे कमांडोज के लिए बंद दरवाजों और तालों की कोई वक़्त नहीं होती। कामयाबी और नाकामी मुकद्दर से मिलती है, लेकिन एक कमांडो कहीं घुसना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। उसके बारे में मेरा इब्तदाई अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। उसके दिमाग पर अपनी बर्तरी का भूत सवार था। अपनी हर जासराइयां वो अनिल विश्वास को नहीं सुना सकता था, मगर मेरा हौसला पस्त करने के लिए वो सब बताने में उसे कोई आर नहीं था, क्योंकि वो मुसल्ला था और हम दोनों निहत्थे हो चुके थे। उसकी चलाई हुई 2 गोलियां चंद सानियों में हमारा काम तमाम कर सकती थी। इसका मतलब है कि तुम किसी खुफिया रास्ते से इमारत में आए हो? मैंने ताइद तलब अंदाज में कहा। दफ्तर में छुट्टी हो जाने के बाद नरेश की खास इजाजत के बगैर कोई मुलाजिम दोबारा अंदर नहीं आ सकता। ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। चौकीदार दरवाजे पर ताला लगा सकता है, लेकिन दूसरी जगह उसकी नजरों में नहीं है। मैं जनाना स्टाफ टॉयलेट के एक खुले हुए रोशनदान से अंदर आया था और पिछले 3 घंटों से यहाँ बैठा हुआ बेजार हो रहा था। मैंने तुम्हारी नजरें पढ़ ली थी।
मुझे यकीन था कि तुम यहां आने में देर नहीं करोगे। नरेश के और मेरे दरमियान जो कुछ मुज़ाकरात हुए और जो वाक़यात रूनमा हुए वो नागर के इल्म में नहीं थे, क्योंकि वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। मुझे हैरत हुई कि उसने किस बिना पर मेरी वापसी की ऐसी मजबूत आस बांध ली थी। वो बातें करने, शेखियां बिगाड़ने और अपने दिल की भड़ास निकालने पर आमादा था। मेरे लिए वो रुझान बहुत अच्छा था। इस तरह बदतरीन और ख़तरनाक लम्हात दूर होते जा रहे थे। वक्त टल रहा था और मुझे नागर पर कोई हरबा आजमाने के लिए महज मुनासिब वक्त और मौका की तलाश थी। वो आज खुद मुझे वक्त देने पर आमादा था। इस राय से फ़ायदा न उठाना कुफरान नेमत था। तुमसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं आज यहाँ ज़रूर आऊँगा? छठी हिस्से, उसने फ़ख्र से जवाब दिया। 5 हवास लंगड़ों, लूलों और माजूरों में भी काम करते हैं। जिस शख्स की छठी हिस्स काम न करती हो उसे सीक्रेट एजेंट बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक वजदानी कैफियत होती है जो इंसान को वक्त से पहले बहुत सी चीज़ों से आगाह कर देती है। मैं रीना के साथ होटल में तुमसे मिला तो मुझे शुबा हो गया था कि तुम वो नहीं हो जो बन रहे थे। तुम्हारी चमकदार आंखों से बला की मक्कारी टपकती है। ये मानने वाली बात नहीं थी कि रीना ने आसानी से तुम्हें शीशे में उतार लिया होगा। तुमने आज दफ्तर में मुझे आंख मार कर जाहिर कर दिया कि अंकल से मिलते हुए तुम जरा भी खौफजदा नहीं थे। वो खामोश हो गया। मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका मिल गया। मैंने कहा, मेरा दिल साफ था, नीयत में कोई खोट नहीं था, फिर मैं क्यों अनिल बिस्वास से खौफजदा होता? वह बहुत गहरा और समझदार आदमी है। उसकी खामोशी बेसबब नहीं थी। एक हाथ से सिगरेट सुलगाकर उसका एक गहरा कश लेने के बाद वो फिर बोलने लगा। अंदर जाकर तुमने न जाने क्या जहर उगला होगा कि अंकल ने इंटरकाम पर अपने मखसूस अंदाज में मुझे जलील कर दिया। वो तुमसे मुतमईन था। मुझे अंदाजा हो गया कि अंकल और नरेश मेरे अंदेशों को नजरअंदाज करके तुम्हें अपने सर पर चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने के लिए वो एक मुद्दत से किसी ज़हीन और मेहनती पाकिस्तानी की तलाश में है। ये उनकी शदीद जरूरत है। वो दोनों तुम्हारी सूरत में अपना ख्वाब पूरा होता देख रहे थे। अपने मायार के मुताबिक वो तुमसे मुतमईन है। जो कुछ करना था मुझे अपने तौर पर करना था। तुम्हारी दूर अंदेशी और फर्ज शनासी काबिल-ए-दाद है। मैंने उसकी अना को उभारने की नीयत से कहा। फिर भी ये बातें ऐसी नहीं थी कि तुम ये समझ लेते कि मैं आज दोबारा इधर का रुख करूंगा। वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंसा फिर बोला, तुम मुझे मुश्तइल मिजाज और लड़ने भिड़ने वाला आदमी समझ रहे हो, मगर मैं ज़रूरत के वक्त जुबान बंद करके अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात और हरकत नोट कर रहा था। तुमने चौकीदार के बारे में नरेश से पूछा तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में देर लगाई। तुम समझे कि सेल्फ फंस रहा है और मैं इस पर उलझ रहा हूं, मगर मैं तुमको देख रहा था। तुमने चौकीदार को दरवाजा बंद करते देखा। बहुत गौर से दोनों सिपाहियों को देखते रहे जो अपने कमरे में जा रहे थे। इस वक्त तुम्हारी आंखों में वो हैवानी चमक थी जो शिकार को अपने सामने देखकर दरिंदों की आंखों में पैदा होती है। मैंने अपने तौर पर तुम्हें रंगे हाथों धर लेने का फैसला कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमारे आने से पहले इस इमारत में मौजूद थे। मैं अब तक 3 घंटे बर्बाद कर चुका हूं। तुम ना आते तो मुझे बहुत मायूसी होती। अंकल को फोन पर यह सुनकर हैरत होगी कि मैंने तुमको नरेश शर्मा की बदनाम तिजोरी का जायजा लेते हुए एन मौका पर पकड़ लिया है। यहां तुम क्यों आए थे? नागर ब्लैक कैट्स का मशहूर कमांडो था जिसे उसके साथी खूनी भेड़िया कहते थे। यह बात तरबियत के दौरान हर कमांडो के जहन में कूट कूट कर भर दी जाती है कि वह आम इंसानों से बहुत बरतर और आला है। यही सोच नागर की थी। अनिल बिस्वास को बड़ा तस्लीम करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो बहरहाल अपने विंग का सरबराह था। लेकिन मेरे बारे में अनिल के रवैये पर वो खुश नहीं था। नरेश शर्मा भी ओहदे के एतबार से नागर से बरतर था, लेकिन ज़हनी तौर पर नागर उसे अपना बड़ा नहीं मानता था। मैंने दोपहर को नोट कर लिया था कि नागर नरेश शर्मा की कही हुई बात को नज़रअंदाज कर देता था या फिर अपने तौर पर उसकी अहमियत कम करने की कोशिश जरूर करता था। इन दोनों के दरमियान मुफाहमत नाम की किसी शय का वजूद नहीं था। नागर ने अपने दिल का गुबार खासी हद तक हल्का कर लिया था। इस वजह से उसे हमारी वहां आमद का सबब जानने का तजस्सुस पैदा हो गया। इस सवाल के जवाब पर मैं अपनी किसी नई कहानी की बुनियाद रख सकता था। नागर इस वक्त तक किसी सांप की तरह पलके झपकाए बगैर हमारी तरफ मुतवज्जा था। एक हाथ से अपने लिए सिगरेट सुलगाते हुए भी वो हमारी तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। मैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए मौजू अल्फाज सोच रहा था कि आबिद बोल पड़ा, मुझे पेशाब करने की हाजत महसूस हो रही है। उसने खौफजदा और भराई हुई आवाज में कहा, यहीं कर लो। नागर ने जहरीली आवाज में कहा, थोड़ी देर बाद तुम्हारे नापाक खून का धब्बा इस निशान को छुपा लेगा। आबिद की वो अदाकारी मेरी नजरों से पोशीदा न रह सकी। वो एक मजा हुआ और पेशावर पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट था। सूरत-ए-हाल की इस अचानक बिगाड़ पर उसका फिक्रमंद होना बिल्कुल फितरी था। उसने कुछ सोच समझ कर गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। इतनी संगदिली से काम न लो, मैं गुर्दों का मरीज हूं, ज्यादा देर तक मसाने का दबाव नहीं सह सकता।
इस सफेद झूठ पर मैं आबद की तरफ देख कर रह गया। नागर ने कह लगाया, अच्छा हुआ कि तुमने ये बात बता दी। अब तुम्हारी पेशाब की नाली मजबूत डोरी से कस दी जाएगी और तुम्हें खूब पानी पिलाया जाएगा। जरा सी देर में तुम बुलबुला कर बहुत कुछ बताना शुरू कर दोगे। अभी तुम मेरा खून बहाने की बात कर रहे थे, अब तशद्दुद की बातें कर रहे हो। तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं? आबद ने सहमी और उलझी हुई आवाज में पूछा। किसी को मार देना दुनिया का सबसे आसान काम है। बड़ों ने कहा है कि दुश्मन की कोई कमजोरी मालूम हो जाए तो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सांड की दुम को कस कर बल दिए जाए तो वो थोड़ी देर में टकराना भूलकर बकरी की तरह मिमियाने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम गोपाल है, मैं एक शरीफ आदमी हूं। ये शख्स 200 रुपए मुआवजे पर मुझे अपने साथ लाया है। बको मत है। नागर ने जलाकर उसे झिड़क दिया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूछा था कि तुम यहां क्यों आए हो। गुफ्तगू में आबद की बरवक्त मुदाखले से मुझे सोचने की मोहलत मिल गई थी। मैंने शिकस्त खौरदा लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी वीडियो फिल्म की तलाश में आया हूं। वीडियो फिल्म? नागर के हल्क से तायुर ज़दा आवाज बरामद हुई। क्या तुमको इल्म नहीं है कि यह रा का दफ्तर है? यहां से किसी चीज का निकाल ले जाना आसान नहीं है। सब मालूम है, मैंने थकी थकी आवाज में कहा। मैंने वो फिल्म वापस मांगी थी लेकिन तुम्हारे बड़ों ने साफ इनकार कर दिया। मैं पाकिस्तान के इज्जतदार घराने का आदमी हूं। मेरी और रीना की फिल्म मेरे खानदान में पहुंच गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन नहीं कर सकता। नागर ने गुस्से से कहा, सच से बताओ कि इस तिजोरी में से क्या तलाश करने आए हो। आबद की दखल अंदाजी के नतीजे में मिलने वाली मोहलत में मुझे यकायक वो राज सूझी थी। मैंने नागर के हर इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करके अपनी इस कहानी पर जमा रहने का फैसला कर लिया। मैंने बेचारगी से कहा, तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है। उसने सिगरेट कालीन पर फेंक कर जूते से मसल दिया और तुर्शी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो फिल्म इस तिजोरी में है? नागर के किए हुए इस सवाल में मेरे शुबे की तस्दीक पे नहा थी। मैंने कमजोर आवाज में बताया, खुद नरेश शर्मा ने कहा था कि वो फिल्म इसी तिजोरी में हमेशा महफूज रहेगी, कभी गलत हाथों में नहीं जाएगी। उसे उसी वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब मैं राह से इनहिराफ करूंगा। नरेश ने हरगिज ये तस्दीक नहीं की थी कि मेरी और रीना की वीडियो फिल्म इसके पास या इसकी तिजोरी में महफूज थी, मगर नागर के पूछने से जाहिर हो रहा था कि उसे मेरी बात पर बड़ी हद तक यकीन आ गया था। फिर भी उसने इश्तबाह में लहजे में पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अपनी इस फिल्म के सिवा नरेश के दफ्तर में मौजूद किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है? इतने छोटे से काम के लिए कोई इतना बड़ा खतरा मोल लेना? तुम राह के आदमी हो, हर बात को अपने अंदाज में ना सोचो। शुरफा के लिए इज्जत बहुत कीमती होती है। मुझे पट्टियां पढ़ाने की कोशिश मत करो। नागर किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी इज्जत उसी वक्त खराब हो गई थी जब तुमने अकेले कमरे में रीना के बदन से खेलना शुरू किया था। ये कहो कि तुम अपने करतूत छुपाना चाहते हो, ऐसी झूठी इज्जत बेकार होती है, वो आज मिट्टी में मिलकर रहेगी। तुम आ गए हो तो अब मैं कान पकड़ता हूं कि इधर का रुख नहीं करूंगा। एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार कर लेने के बाद मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, इस बार तुम माफ कर दो तो मैं खामोशी से यहां से चला जाऊंगा। मैंने यकायक बहुत ज्यादा खौफजदा होने की अदाकारी शुरू कर दी थी। यह नामुमकिन है, तुम पक्के पाकिस्तानी एजेंट हो और हमें डबल क्रास कर रहे हो। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अभी लंबी रात बाकी है। दफ्तर के लोग 6:30 बजे से आना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपना पूरा इत्मीनान करूंगा। अपने साथी को इस डोरी से जकड़कर बेदस्तो पा कर दो। वो हदायत देते हुए नागर ने अपनी जेब से नायलून की मजबूत डोरी की एक लच्छी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। मैंने बस एक नजर नागर का जायजा लिया और लच्छी को फिजा में लपकने के लिए आगे बढ़ा। मेरा और नागर का दरमियानी फासला इतना कम रह गया था कि रस्सी पकड़ते पकड़ते मैं अचानक उससे लिपट गया और पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। नागर के मुंह से मुगलजात का तूफान उबल पड़ा। उसे इब्तदा ही से हम दोनों मगलूब और खौफजदा नजर आ रहे थे। वो सोच भी नहीं सका होगा कि निहत्ता होने के बाद हम दोनों में से कोई उससे टकराने की जुर्रत कर सकेगा, क्योंकि उसके हाथ में लोड किया हुआ पिस्तौल मौजूद था। वो दराज कामत और सेहतमंद था। इब्तदाई झटके से फौरी तौर पर संभल गया। कालियां बकते हुए उसने अपने दोनों बाजुओं का जोर लगाना शुरू कर दिया था। अपने हाथ आजाद कराते ही उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद करने की कोशिश की। मैं इस तूफानी ज़र्फ से अपना चेहरा बचाने में जरूर कामयाब हो गया, लेकिन गर्दन की जड़ में वो घोंसा पड़ते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी हंसली की हड्डी टूट गई हो। मेरे कमजोर पड़ते ही वो जवाबी वार कर बैठा। उसके भारी वजूद के टकराते ही मैं लड़खड़ा कर जमीन बोझ हो गया। उसे गैर मुतवक्का तौर पर डोरी की लच्छी मेरी तरफ उछाली थी। अगर मुझे चंद सानियों की मोहलत भी मिल गई होती तो मैं पहले तसादुम में उसका काम तमाम कर देता। मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि वो जिस्मानी तौर पर मुझसे बहुत ज्यादा कवी था
लेकिन अव्वल खान से मिली हुई जहरीली अंगूठियों के सामने नागर तो क्या, कोई हाथी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे गिराने के बाद नागर तेजी से मेरे सीने पर चढ़ आया। वो मेरा गिरेबान पकड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैं खटाक की आवाज के साथ शीशे का वजनी पेपर वेट नागर की पेशानी से टकराया। आबद का फेंका हुआ वो पेपर वेट नागर को मजरूह करने के बाद कालीन पर लुढ़क गया। नागर मेरे गिरबान को भूलकर अपनी पेशानी थामने पर मजबूर हो गया, जहां से शदीद दर्द के साथ खून की धारें बह निकली थी। मैंने उसके पुरगोश्त बाजू पर पूरी आजादी के साथ दाहिने हाथ का हल्का सा मुक्का रसीद कर दिया। इस मोहलक मुक्के का असल मकसद उसे जर्ब लगाना नहीं था, बल्कि अंगूठी का कातिल जहर नागर की रगों में उतारना था। वो जहर मेरा आजमूदा था। नागर मेरे सीने पर चढ़े चढ़े हल्का सा लहराया और फिर बेजान होकर बाएं तरफ लुढ़क गया। उसकी पेशानी से बहने वाले खून ने उसकी कमीज को रंग डाला था, लेकिन मेरे कपड़ों पर उसके गंदे खून की छींट तक नहीं आई थी। जब तक नागर बोल रहा था मुझे अपना मंसूबा खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा था। उसको ठिकाने लगाते ही मैं फुर्ती से गर्दालूद कालीन से उठ गया। क्या हुआ? आबद ने हैरत से पूछा। क्या तुम इस मोजी को यूं ही बेहोश पड़ा रहने दोगे? ये होश में आते ही कोई नया गंद फैलाना शुरू कर देगा। ये कोई मुआवजा हुआ है कि हमें इससे निजात मिल गई? ये बेहोश नहीं हुआ, जहन्नुम वासिल हो चुका है। यकीन ना हो तो नब्ज और दिल की धड़कन देख लो। मगर यह कैसे हो गया? आबद की आंखें हैरत से फैली हुई थी। पेपरवेट की जर्ब जानलेवा नहीं थी। तुमने तो इसे बस रस्मी सा मुक्का मारा था। नागर के लिए वही काफी था। मैंने अंगूठी का कोई जिक्र किया बगैर कहा। अब हमें अपना काम तेजी से समेट लेना चाहिए। आबिद फिर भी मुतमईन न हो सका। उसने नागर के गठड़ी की तरह पड़े हुए वजूद की नब्ज देखी, हाथ लगाकर दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की और फिर खुशी से मगलूब होकर मेरे पास आ गया। वो मरदूद वाकई मर चुका है। नागरिक नागहानी मुसीबत बनकर हमारे सरों पर नाजिल हुआ था, मगर अब इसकी लाश हमारे लिए के नाम बन सकती है। मैंने उसे मजीद खुशखबरी सुनाई। आबद इसीलिए मैं सब कुछ जान लेने पर मुसर था, मगर मेरे लिए वक्त बहुत कीमती हो चुका था। मैं जल्द अज जल्द इस वीरान और मनहूस इमारत से बाहर निकल जाना चाहता था। मैंने उसे सब्र करने का मशवरा देकर अपनी तवज्जो तिजोरी पर मरकूज कर दी। भीमगन की उगली हुई नीलगूं धार आहिनो फौलाद की बदतरीन दुश्मन थी। तिजोरी का ताला जरा सी देर में राल बनकर बह गया, मगर फौरी तौर पर तिजोरी न खुल सकी। दरवाजे में कुफल से कोई और निजाम भी मुंसलिक था जो अपनी जगह बरकरार था। मैंने आबद के लिए जगह छोड़ दी। आबद के थैले में कुफल शिकनी के औजारों पर मुश्तमिल एक थैली मौजूद थी। उसे थैली कालीन पर उलट दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। आबद को भीमगन की हैरान कुन कारकर्दगी देखने का शौक था और वो मेरे सर पर मुसल्लत था, मगर मुझे उसकी महारत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बढ़कर नागर की लाश का जायजा लिया। इसका दम निकलने के बाद उसकी पेशानी के जख्म से खून का बहाव रुक चुका था। नागर को मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। उसकी हड्डियों के जोड़ इस वक्त तक नरम और गर्म थे। जब मैंने पिंडलियां पकड़कर जरा सा जोर लगाया तो उसकी सुकड़ी हुई लाश फर्श पर फैलकर सीधी हो गई। मैं इसे टांगों से घसीटता हुआ आबिद के पीछे और तिजोरी के इतने करीब ले आया कि हम दोनों के कामों में कोई रुकावट पेश न आए। ताला कट चुका था, लेकिन तिजोरी का वजनी दरवाजा अपनी जगह पर मौजूद था। शदीद मेहनत के बायस आबिद पसीनों में नहा चुका था, मगर दरवाजे में जुम्बिश के आसार नहीं थे। मैंने नरेश के दफ्तर का पंखा खोल दिया ताकि हबस और गर्मी का एहसास कम हो सके। आबिद ने अपनी नाकामी के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था, मगर मुझे एहसास था कि इब्तिदा में उसका मशवरा न मानकर मैंने गलती की थी। तिजोरी में आम ताले इस्तेमाल नहीं होते। चाबी के लीवर के जरिए कई पोशीदा बुलेट और खटके वगैरह हरकत में आते हैं जो दरवाजे को उसकी जगह मुंशमंद कर देते हैं। मैंने उजलत में ताला पिघलाकर वो निजाम दरहम बरहम कर दिया था। अगर आबिद को पहले ही किसी तदबीर से ताला खोलने का मौका दिया जाता तो पूरा मैकेनिज्म हरकत में आ जाता और दरवाजा आसानी से खुल जाता। मालूम होता है कि हम फंस गए हैं, मैंने आबिद की दिलजोई के लिए कहा। देर हो रही है, मगर दरवाजा जरूर खुलेगा। उसने अपनी आस्तीनों से पेशानी और चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए कहा। कहो तो मैं भीमगन से दरवाजे के कब्जे काट दूं? मैंने उसकी राय जानना चाहिए। दरवाजे की तरह कब्जे भी बहुत मोटे होंगे, वो अंदर पोशीदा हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गन का चार्ज खत्म हो जाए और कब्जे पूरी तरह न कटे। करीन कोबरा फाइल के लिए मैं इससे भी बड़ा चैलेंज कबूल कर सकता हूँ। वो मुस्कुराकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने नरेश शर्मा की मेज का जायजा लेना शुरू कर दिया। नरेश की मेज पर रखे हुए कागज कतई गैर अहम थे। वो अपना हर जरूरी कागज मुकफ्फल रखने का आदी मालूम होता था। अहम मनसब पर फाइज एक जिम्मेदार अफसर के लिए ऐसी एहतियात जरूरी से बढ़कर नागुज़ीर थी। उसकी मेज की दराजें मुकफ्फल थीं। कमरे की कालीन पर खून के दाग और वहां नागर की लाश की मौजूदगी में ये बात छुपने वाली नहीं रही थी कि राह के इस दफ्तर में कुछ लोग चोरी छुपे घुसे थे। वैसे भी जले और कटे हुए तालों से लेकर
मजरू तिजोरी तक मुदाखलत बेजा के मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद थे। मैंने दफ्तरी स्टेशनरी की मदद से जोर आजमाई करके नरेश की दराजों के ताले तोड़ दिए। 3 दराजों में से निचली दराज में नरेश के जाती इस्तेमाल की अशिया मौजूद थी। इनमें जिन की 2 निस्फ बोतलें सबसे नुमाया थीं, कुछ कैमरे से ली गई शर्मनाक तस्वीर के रंगीन प्रिंट थे। मैंने धड़कते दिल के साथ वो सारी तस्वीर देख डाली। इनमें एक जगह रीना नजर आई, लेकिन मर्द कोई अजनबी था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इन ताज़ा तस्वीर में मेरा और रीना का कोई प्रिंट नहीं था। ऊपर की दोनों दराजें कागजात और फाइलों से भरी हुई थीं। मैंने नरेश की कुर्सी पर बैठकर इनके वर्क करदानी शुरू कर दी। कागजों की तारीखों और इन पर दर्ज खुफिया अहकाम या तबसरों से जाहिर हो रहा था कि वो नरेश शर्मा की रवां सरगर्मियों से ताल्लुक रखते थे।